जरा सोचिए, एक पुराने धूल भरे बैंक लॉकर के बारे में। अच्छा। हाँ, मान लीजिए उसे खोला जाता है और उसमें कुछ 100 या 1000 रुपए नहीं, बल्कि पूरे 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिलती है। बाप रे, 60,000 करोड़। बिल्कुल, एक ऐसा खजाना जिसका कोई दावेदार नहीं है, कोई वारिस नहीं है। मतलब सुनने में ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की शुरुआत लगती है, लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है। यह हमारे अपने भारतीय बैंकिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ये सिर्फ एक चौंकाने वाला आंकड़ा भर नहीं है। देखिए, ये इस बात का प्रतीक है कि वित्तीय दुनिया में कितनी ही महत्वपूर्ण चीजें सतह के नीचे छिपी रहती हैं। सही कहा। जब अर्थव्यवस्था की बात होती है तो अक्सर ध्यान सिर्फ शेयर बाजार के उतार चढ़ाव या फिर जीडीपी के विकास दर पर होता है। लेकिन असली कहानी तो उन तंत्रों में होती है जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं या कभी-कभी उसे धीमा भी कर देते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज 25 मार्च 2026 के दिन इन खबरों की तह तक जाने की इस मुहिम में हमारा उद्देश्य सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है। जी। विशेषकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज का ये विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एकदम सही। आज का लक्ष्य ये समझना है कि रिजर्व बैंक के पास जमा इस लावारिस खजाने का अर्थशास्त्र क्या है, साथ ही एलन मस्क का नया टेराफैब प्रोजेक्ट कैसे भविष्य तय करेगा, और क्यों दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत अपनी घरेलू वित्तीय जड़ों को मजबूत कर रहा है। क्योंकि करंट अफेयर्स को आप अलग-अलग खानों में रखकर नहीं समझ सकते। तथ्यों को याद कर लेना एक बात है, लेकिन एक नीतिगत फैसले का असर कूटनीति पर कैसे पड़ता है और कूटनीति कैसे तकनीक को प्रभावित करती है। डॉट्स कनेक्ट करना है ना? बिल्कुल, यही कनेक्टिंग द डॉट्स असली ज्ञान है। तो चलिए इन कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स मार्च 2026 रिपोर्ट की। जी। इस रिपोर्ट ने साफ तौर पर वैश्विक व्यापार वृद्धि में मंदी का अनुमान लगाया है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, मतलब अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, वैश्विक मांग घट रही है, तो क्या भारत केवल अपने घरेलू बाजार और वित्तीय नियमों में बदलाव करके इस तूफान को झेल सकता है? ये एक बहुत ही रणनीतिक सवाल है। देखिए, जब बाहरी हवाएं खिलाफ हो तो अपने घर की नींव मजबूत करना ही सबसे सही विकल्प होता है, और भारतीय नियामक इस समय ठीक यही कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि वे वित्तीय समावेशन यानी हर वर्ग को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सेबी का हालिया कदम है। सेबी ने सोशल इम्पैक्ट फंड्स, जिन्हें एसआईएफ कहा जाता है, उनमें न्यूनतम निवेश की सीमा घटाकर मात्र 1,000 रुपए कर दिए। एक सेकेंड, यहां मुझे थोड़ी शंका है। सामाजिक प्रभाव वाले फंड्स अक्सर बहुत जटिल परियोजनाओं में पैसा लगाते हैं। हाँ, लगाते तो है। तो क्या 1,000 रुपए की इतनी कम सीमा तय करके सीबी छोटे और कम अनुभवी खुदरा निवेशकों को जोखिम में नहीं डाल रहा है? क्या ये आम आदमी के लिए खतरनाक नहीं हो सकता? ये चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना होगा। कैसे? सेबी ने केवल सीमा नहीं घटाई है, बल्कि इसके साथ डिस्क्लोजर के नियम भी सख्त किए हैं। सोशल इम्पैक्ट फंड्स का उद्देश्य उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करना होता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, जैसे ग्रामीण शिक्षा या स्वच्छ पेयजल। ठीक है। जब निवेश सीमा लाखों में होती थी तो सिर्फ बड़े संस्थान ही इसमें पैसा लगा पाते थे। अब 1,000 रुपए की सीमा इसे क्राउड फंडिंग जैसा मॉडल बनाती है। ओह, समझ गया। जोखिम बटेगा, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा पूंजी का पूल तैयार होगा जो विदेशी निवेश पर हमारी निर्भरता कम करेगा। यानी बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात है। बिल्कुल। और पूंजी जुटाने के इसी क्रम में सेबी ने इन्वेट्स और रीट्स के नियमों में भी संशोधन किया है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों क्या हैं। जी। इन्वेट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, और रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स हैं। मतलब अगर कोई उदाहरण से समझाएं तो? हाँ, मान लीजिए सरकार ने एक हाईवे बनाया। अब सरकार उस हाईवे को इन्वेट्स के जरिए निवेशकों को सौंप देती है। अच्छा। निवेशक उस हाईवे के टोल कलेक्शन से मुनाफा कमाते हैं और सरकार को एक मुश्त पैसा मिल जाता है जिससे वो नया हाईवे बना सके। क्या बात है। सेबी ने इनके नियमों में जो लचीलापन लाया है, उससे बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी। ये तो हुई उस पैसे की बात जो निवेश किया जा रहा है, लेकिन उस पैसे का क्या जो सिस्टम में खो गया है?
वही 60,000 करोड़ वाला। हाँ, शुरुआत में हमने 60,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया था। फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF में लावारिस वित्तीय संपत्तियां 60,518 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। बाप रे। आखिर इतना पैसा लावारिस कैसे हो जाता है? मतलब बैंकिंग सिस्टम का एक भूला हुआ विशाल खजाना बन गया है ये। इसके पीछे कई कारण हैं। कई बार लोग निवेश करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और फिर बस भूल जाते हैं। सच में? हाँ, और कई मामलों में खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार को उस खाते की कोई जानकारी ही नहीं होती या नॉमिनी अपडेट नहीं होता। ये तो बहुत आम बात है। नियम के अनुसार अगर किसी खाते में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है तो बैंक उस पैसे को RBI के इस DEF फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन क्या RBI इस पैसे को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फंड का मूल उद्देश्य ही यही है कि इस पैसे का इस्तेमाल बैंकिंग जागरूकता फैलाने में किया जाए। अच्छा, ताकि लोग जागरूक हों। बिल्कुल, ताकि भविष्य में लोग ऐसी गलतियां न करें। और साथ ही RBI ने उद्गम जैसा पोर्टल भी बनाया है। उद्गम पोर्टल? हाँ, वहां जाकर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के पुराने लावारिस खातों की जांच कर सकता है और सही प्रक्रिया का पालन करके अपना पैसा वापस पा सकता है। तो ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जी। खैर, पारदर्शिता से याद आया, RBI और नाबार्ड ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी निगरानी ढांचे को और कड़ा कर दिया है। हाँ, ये एक अहम खबर है। लेकिन सहकारी बैंक तो वैसे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन होते हैं, फिर वहां इतनी सख्त निगरानी की क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि देखिए, सहकारी बैंक अक्सर स्थानीय राजनीति और प्रभाव से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। ये तो है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कमजोर निगरानी के कारण सहकारी बैंक डूबे और किसानों या छोटे व्यापारियों का पैसा फंस गया। सही कहा। नाबार्ड और RBI का यह नया ओवरसाइट फ्रेमवर्क यह सुनिश्चित करेगा कि इन बैंकों की ऑडिटिंग समय पर हो, इनके कर्ज देने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और ये कमर्शियल बैंकों की तरह ही पेशेवर ढंग से काम करें। बैंकिंग क्षेत्र की इन हलचलों के बीच दो और छोटे लेकिन अहम अपडेट्स हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। पहला, वित्तीय वर्ष 2027 के लिए RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का शेड्यूल आ गया है, जिसकी शुरुआत 6 से 8 अप्रैल की बैठक से होगी। ये बैठकें इसलिए अहम होती हैं क्योंकि यही तय करती हैं कि कर्ज सस्ता होगा या महंगा। बिल्कुल। और दूसरा, कॉरपोरेट जगत में कोटक महिंद्रा कैपिटल ने इन्फिना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 30.99% हिस्सेदारी बेचने का यानी डाइवेस्टमेंट का फैसला किया है। कोटक का ये कदम दरअसल कोर बैंकिंग पर फोकस करने और अपनी बैलेंस शीट को और अधिक सुव्यवस्थित करने की रणनीति का हिस्सा है। जी। ये सारे बैंकिंग अपडेट्स ये दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन खुद को नए सिरे से ट्यून कर रहा है। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था के इंजन को तेज दौड़ाने के लिए जिस ईंधन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ऊर्जा और आधुनिक तकनीक। बिल्कुल सही दिशा में आपने इशारा किया और यही हमें हमारे अगले विषय पर ले जाता है। हाल ही में नई दिल्ली के यशो भूमि में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हुआ। इसका पूरा फोकस एनर्जी ट्रांजिशन यानी ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ने और सुधारों पर था। जी। इसी बीच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे की मिड टर्म समीक्षा जारी की है, जो बताती है कि भारत की दीर्घकालिक बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और ये बिजली की मांग सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही है कि लोग ज्यादा AC या फ्रिज खरीद रहे हैं। तो फिर अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो इस मांग के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है डीप टेक। डीप टेक। हम डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर स्थापित कर रहे हैं। इन सर्वर्स को 24 घंटे चालू रखने और ठंडा रखने के लिए बेतहाशा बिजली की जरूरत होती है। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिना पर्याप्त ऊर्जा बुनियादी ढांचे के अगली पीढ़ी की तकनीक जैसे AI और 5G का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। 5G के सपने की बात करें तो दूरसंचार विभाग ने 100 5G यूज केस लैब्स पहल के तहत 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2026 लॉन्च किया है। अरे वाह! ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये 5G को सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड से निकालकर उसके वास्तविक उपयोग तक ले जा रहा है। सही कहा। 5G की असली ताकत उसकी स्पीड में नहीं बल्कि उसकी लो लेटेंसी में है, यानी बिना किसी देरी के डेटा ट्रांसफर। बिल्कुल। इस हैकाथॉन का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को प्रेरित करना है कि वे 5G का उपयोग करके ऐसे एप्लीकेशंस बनाएं जो स्मार्ट शहरों का ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें या किसी सुदूर गांव में बैठे मरीज की रोबोटिक सर्जरी में मदद कर सकें।
स्वास्थ्य क्षेत्र और तकनीक का ये संगम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के एक हालिया कदम में भी दिखता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, जो पूरी तरह से एआई संचालित है। एआई अब सिर्फ चैटबॉट नहीं रहा, ये बीमारियों के पैटर्न पहचानने और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का आधार बन रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी तकनीकी पेच है। वो क्या? ये सारा एआई, 5G और रोबोटिक्स, मतलब ये सब हवा में तो काम नहीं करता। इन्हें चलाने के लिए खास तरह के हार्डवेयर की जरूरत होती है। हाँ, और इसी जरूरत ने दुनिया भर में एक नई तरह की होड़ मचा दी है। बिल्कुल। और यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। कैसे? भारत ने ARCI यानी इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, वहां पर NDFEB दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के लिए एक पायलट सुविधा स्थापित की है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो क्या ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स भविष्य के तकनीकी जगत का नया तेल है? ये तुलना बहुत सटीक है। देखिए, NDFEB का मतलब है नियोडीमियम आयरन बोरॉन। अच्छा। नियोडीमियम एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व है। इन चुंबकों की खासियत ये है कि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका चुंबकीय क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। और ये ऊंचे तापमान पर भी काम करते हैं ना? बिल्कुल। आपके स्मार्टफोन के वाइब्रेशन मोटर से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों के इंजन और विंड टर्बाइन तक सब कुछ इन्हीं चुंबकों से चलता है। क्या बात है। भारत द्वारा इस पायलट सुविधा को शुरू करना दरअसल चीन के एकाधिकार को तोड़ने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। और ये सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। मतलब? और उन्नत हार्डवेयर की यही भूख हमें अंतरिक्ष और रोबोटिक्स तक ले जाती है। एलन मस्क का नया प्रोजेक्ट टेराफैब इसी दिशा में काम कर रहा है। टेराफैब, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। मस्क ने रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए उन्नत AI चिप्स के निर्माण के लिए यह पहल शुरू की है। अंतरिक्ष में सामान्य चिप्स काम नहीं कर सकते क्योंकि वहां भयंकर रेडिएशन होता है। हाँ, ये तो है। टेराफैब का लक्ष्य ऐसे AI चिप्स बनाना है जो मशीनों को अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में भी खुद से सोचने और काम करने की क्षमता दे सकें। और अगर अब डॉट्स कनेक्ट करें तो मस्क का टेराफैब हो, भारत का 5G विजन हो या इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति हो, ये सब अंततः उन्हीं दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और उन्नत हार्डवेयर पर निर्भर करते हैं जिनकी हमने अभी बात की। बिल्कुल। बिना उन्नत हार्डवेयर के AI और 5G अधूरे हैं। आज जिसके पास इन खनिजों की सप्लाई चेन और इन्हें प्रोसेस करने की तकनीक है, वैश्विक कूटनीति में उसी का दबदबा है। दुर्लभ संसाधनों पर नियंत्रण से ही देशों की वैश्विक स्थिति तय होती है। यानी तकनीक अब सीधे तौर पर विदेश नीति को चला रही है। बिल्कुल। इसी रणनीतिक कूटनीति का एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब नई दिल्ली में भारत और इटली के बीच 9वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ। ये द्विपक्षीय रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए हुआ है। इटली के साथ ये साझेदारी बहुत अहम है। इटली रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार बन सकता है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए ऐसे संबंध अब अनिवार्य हो गए हैं। और इन आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते होकर गुजरता है। जी। इसलिए समुद्री सुरक्षा अहम हो जाती है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS नीलगिरी इस समय ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज काकाडू 2026 में भाग ले रहा है। अरे वाह, ये तो गर्व की बात है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल दिखाने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास? वो कैसे? हम महासागरों पर भू-राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने और वहां से व्यापार करने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन क्या हम कूटनीति के साथ-साथ अपनी पृथ्वी की जैव विविधता यानी इकोलॉजी को बचाने को भी प्राथमिकता दे रहे हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसी कूटनीति को एड्रेस करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि 2027 में न्यूयॉर्क में पहला हाई सीज समिट आयोजित किया जाएगा। हाई सीज समिट, ये हाई सीज असल में क्या होते हैं? हाई सीज या खुले समुद्र महासागरों का वो हिस्सा है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। अच्छा। यानी ये पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन कोई इसका ध्यान नहीं रखता। इस समिट का उद्देश्य इसी समुद्री जैव विविधता को बचाना है। और जैव विविधता पर खतरा सिर्फ गहरे समुद्र में नहीं है, बल्कि हमारे अपने जंगलों और नदियों में भी है। जी। भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है।
किस लिए? इसका काम पारिस्थितिक खतरों से निपटना है, खासकर आक्रामक विदेशी प्रजातियों यानी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से। अच्छा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां। अगर इसे एक एनालॉजी से समझना हो तो ये आक्रामक प्रजातियां हमारे प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल वैसी हैं जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में घुसाया मैलवेयर। ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसे थोड़ा और विस्तार से समझना होगा कि आखिर ये मैलवेयर काम कैसे करता है। बताइए। जब आप कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर डालते हैं तो एंटीवायरस उसे स्कैन करता है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई बाहरी पौधा या जीव हमारे इकोसिस्टम में प्रवेश करता है तो हमारे स्थानीय पर्यावरण के पास इसके खिलाफ कोई फायरवॉल या प्राकृतिक रक्षक नहीं होता। क्योंकि यहाँ उनका कोई प्राकृतिक शिकार करने वाला जीव ही मौजूद नहीं होता। एकदम सही। और इसलिए जैसे मैलवेयर कंप्यूटर का सारा रैम इस्तेमाल करके बाकी प्रोग्राम्स को क्रैश कर देता है, वैसे ही ये आक्रामक प्रजातियां स्थानीय संसाधनों को सोख लेती हैं। जी हाँ, जिससे हमारे स्थानीय पेड़ पौधे खत्म होने लगते हैं, पूरा इकोसिस्टम क्रैश हो जाता है। इस विशेषज्ञ पैनल का काम इसी प्राकृतिक मैलवेयर को पहचानना है। पर्यावरण को बचाने की इसी कूटनीति में एक नाम विशेष रूप से उभर कर आता है, कावेह मदनी का। उन्हें जल स्थिरता और पर्यावरण नीति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। कावेह मदनी का काम वाकई शानदार है। उन्होंने पानी की समस्या को सिर्फ एक इंजीनियरिंग समस्या नहीं माना, बल्कि मानवीय व्यवहार और नीतियों से जोड़कर देखा। यानी बात फिर घूम फिरकर मानवीय व्यवहार और प्रशासन पर आ जाती है। बिल्कुल। तकनीक, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बाद अंततः सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मानव का व्यक्तिगत संकल्प कैसा है और समाज का प्रशासन कितना पारदर्शी है। सही कहा। इस दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। अच्छा, क्या कदम उठाया है? उन्होंने ऑडिट प्रक्रियाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए एक डिजिटल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। अरे वाह, रियल टाइम निगरानी। हाँ, यह तकनीक का उपयोग सुशासन यानी गवर्नेंस के लिए करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे जवाबदेही तय होगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। और जब प्रशासन अपना काम सही से करता है तो व्यक्ति को अपने चरम लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला मिलता है। जी। व्यक्तिगत संकल्प की बात करें तो भूपति राजू अनमिश वर्मा ने एक आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की है। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने 7 वॉल्केनिक समिट्स यानी 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों की सबसे तेज चढ़ाई पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। बाप रे, 7 ज्वालामुखी! ये तो इंसानी शरीर और संकल्प की असीम क्षमता का प्रमाण है। बिल्कुल, लेकिन इंसानी क्षमता सिर्फ ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने में भी है। सही बात है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में प्रकाशित नई पुस्तक करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, इसी बात पर जोर देती है। यह किताब सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। करुणा और जीवन के प्रति सम्मान, ये बहुत जरूरी है। और इसी मानवीय मूल्य से जुड़ा है 25 मार्च का एक और विशेष संदर्भ। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी। यह दिन प्रसव पूर्व जीवन और नैतिकता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। एक समाज के तौर पर जीवन के हर रूप का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। सम्मान के इसी भाव के साथ हमें एक दुखद खबर का भी निष्पक्ष रूप से उल्लेख करना है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद दत्ता मेघे का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सार्वजनिक जीवन और जन सेवा में उनका एक लंबा योगदान रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि। जी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने शुरुआत की थी 60,000 करोड़ के लावारिस फंड और WTO की मंदी से। फिर हमने समझा कि कैसे सेबी और RBI नीतियां बना रहे हैं, 5G इनोवेशन हैकाथॉन, AI और मस्क के टेराफैब को देखा जी। और वहां से पर्यावरण संरक्षण, आक्रामक प्रजातियों के खतरे और अंत में कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक तक पहुंचे। असल में आज का ये करंट अफेयर्स वित्तीय जागरूकता से लेकर तकनीकी छलांग और मानवीय करुणा तक का एक पूरा चक्र है। सब कुछ आपस में जुड़ा है। बिल्कुल। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। वो प्रश्न क्या है? देखिए, आज हमने 2 बिल्कुल विपरीत ध्रुवों की बात की। हमारे पास एलन मस्क का टेराफेब है, जो भविष्य के रोबोट और स्पेस AI चिप्स बना रहा है। ये चिप्स 100% कुशल होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भावनाओं से रहित हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ कैलाश सत्यार्थी की किताब हमें करुणा की ताकत याद दिला रही है।
सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के समाज में जब हमारे प्रशासन और नीतियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल सबसे ज्यादा होगा, तब हम करुणा और मशीनी दक्षता के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? क्या हमारी तकनीक उतनी ही संवेदनशील होंगी जितनी हमारी मानवीय नीतियां होनी चाहिए? क्या बात है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या हमारी नीतियां सिर्फ ठंडे एल्गोरिदम बनकर रह जाएंगी या उनमें इंसानियत बची रहेगी? खैर, इस विचार पर मंथन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को इसी तरह गहराई से समझते रहिए।